एक्चुअली जब भी हम अपनी हीलिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं, तो मैं लोगों को बार-बार एक चीज़ बोलती हूँ, आप सहज होना सीखिए, आप ईज़ी होना सीखिए। लेकिन शायद अब मुझे आवश्यकता महसूस हो रही है कि ये सहज होना क्या होता है? ये ईज़ी होना क्या होता है? ये लोगों के दिमाग में डालना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो लोग बहुत कियोस में आ जाते हैं। कि हमें तो ये फ़ील हो रहा है, अब हमें वो फ़ील हो गया, अब पीछे से कुछ आके हमको फ़ील हो गया। जी, हमको ऊपर से नीचे तक बहुत कुछ फ़ील हो रहा है, इतनी फ़ीलिंग्स को कैसे मैनेज करें? तो लोगों के पास ये स्किल डेवलप हो पाए, इसके लिए मैं लिखवाना चाहती हूँ कि ये अ, हाँ रश्मि जी क्वेश्चन लेंगे आपका जिस दिन क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहे हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा बोलना पड़ेगा। मैं आपको 5 मिनट में आंसर नहीं कर सकती हूँ, वो क्वेश्चन ऐसा है। तो आपके प्रश्न मुझे याद है, जिस दिन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, कायदे से आपका क्वेश्चन मैं लूँगी। तो अभी आप जो करवा रही हूँ, उस पे अपना ध्यान दीजिएगा। सहज होना क्या होता है? ईज़ी होना क्या होता है? और क्यों ज़रूरी है ईज़ी होना? देखिए, जब तक आप रिलैक्स होना नहीं सीख पाएँगे ना, पहली बात तो एक स्किल है, पहली बात तो ये एक कला है, अपने आप को शांत कर पाना, कि आप शांत रह पा रहे हैं, आप रिलैक्स रह पा रहे हैं। जब तक आप सहज नहीं हो पा रही हैं, सह से सहज, ईज़ी नहीं हो पा रहे हैं, आप कुछ भी कर लीजिए। आप एक कंप्लीट इंडिविजुअल, एक हेल्दी इंडिविजुअल बन ही नहीं पाएँगे। आप कोई भी थेरेपी ले लीजिए, कहीं भी ट्रैवलिंग करने चले जाओ। मान लो किसी का घर पे मूड खराब है या कोई सिंगल है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तुम सिंगल से मिंगल हो जाओ। तुम घर पे रहने की बजाय तुम बाहर घूमने लग जाओ। तुम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नई चीज़ों को देखकर अपने आप को बिज़ी कर लोगे। लेकिन अपने मन से पीछा नहीं छुड़वा सकते ना। तो ये सहज होना क्या होता है? ये ईज़ी होना क्या होता है? जब मैं आप लोगों को ये अफ़र्मेशन देती हूँ कि मैं सहज हो रही हूँ, मैं सहज हो रही हूँ, मैं ईज़ी हो रही हूँ। तो पहले मुझे ये असम्पशन था, मैं अज़्यूम कर रही थी कि लोगों को शायद समझ में आ जाता है। लेकिन अब जब मैं काफ़ी लोगों के साथ काम कर रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि शायद लोग इस चीज़ की गहराई को, डेप्थ को नहीं समझ पा रहे हैं कि सहज होना होता क्या है। तो मुझे लगा पहले मैं थोड़ा लिखवा देती हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के ज़हन में आ पाए कि सहज होना, ईज़ी होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप ईज़ी नहीं हो पा रहे हो, सहज नहीं हो पा रहे हो मैं आपको कोई रटा-रटाया आंसर दे भी दूँगी। वो 2 दिन तो आपको आपके लिए काम करेगा। जैसे अभी रश्मि जी कह रही है, आप मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। मैं इनको दे दूँगी, आधा घंटा भी एक्सप्लेन कर दूँगी और इनकी संतुष्टि के लिए मैं 1 घंटा भी एक्सप्लेन कर दूँगी। लेकिन मैं इस चीज़ को लिखित रूप से कह सकती हूँ कि 2 दिन के बाद मेरा आंसर इनका हेल्प नहीं करेगा। तीसरे दिन ये सेम चीज़ों को फ़ील करेंगी। 2 दिन रिलैक्स रह पाएँगी बिकॉज़ मैंने अपनी एनर्जी दी है। तो मेरी ये जो एनर्जी मैंने इनको दी है, मान लो मैंने इनको अपनी 50 किलो एनर्जी दी है, वो 50 किलो एनर्जी इनकी 2 दिन तो हेल्प कर पाएगी। तीसरे दिन क्या होगा, मेरी एनर्जी तो डिसिपेट हो गई। अब ये खुद ओरिजिनल रश्मि जी हैं और इन्होंने अपने मन में कुछ पैदा नहीं किया। इन्होंने तो कोई खेती करी नहीं, इनके मन में कोई शांति नहीं पैदा हुई, इनके मन में कोई क्लैरिटी पैदा नहीं हुई, इनके मन में कोई विज़डम डेवलप नहीं हुई। इनका मन तो पहले भी खाली था, आज भी खाली है। सिर्फ़ मैंने अपनी ऊर्जा से इनको कुछ समय के लिए भर दिया था, तो इनको अच्छा लग रहा था। ऐसा ही है, कुछ लोग हीलिंग क्लासेस में आते हैं, तो जब तक आ रहे हैं तब तक ठीक लगता है, फिर बीच में छोड़ देते हैं, तो दोबारा से वही ज़ीरो पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक सेशंस में मैं आपको अपनी एनर्जी दे रही थी, क्लैरिटी दे रही थी, तो आपको तो पका-पकाया माल मिल रहा था ना, अच्छा लग रहा था। लेकिन आप इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए, कि जब आप उन सेशंस में रह रहे हो, क्लासेस में रह रहे हो, तो उस कंटेंट को अपने भीतर उतारना है, उस समझ को अपने भीतर उतारना है ताकि आपकी समझ विकसित होना शुरू हो। आपके भीतर एक शांति जन्म लेना शुरू करे। आपके भीतर एक स्पष्टता, एक क्लैरिटी का भाव आना शुरू हो। वो मैं आपको माहौल एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को जब जलाती है, एक मोमबत्ती है जो जल रही है, वो दूसरी मोमबत्ती के पास जा रही है। तो वो अपनी जो लाइट है, वो दूसरी मोमबत्ती को दे रही होती है। लेकिन उसके बाद वो मोमबत्ती खुद से जलना शुरू करती है। दूसरे की बोरोवड लाइट पे नहीं रहती है वो, ठीक है? तो इसीलिए ये सेशन आपके लिए एक माहौल है कि खुद के भीतर उतरना, खुद के ऊपर काम करना और खुद के भीतर जो आपके भीतर टैप लगा हुआ है, पानी का नलका लगा हुआ है, उसको चला के पानी निकालना। यानी
आपके भीतर एक स्किल आ रही है कि कैसे लाइफ मैनेज करनी है। लेकिन क्योंकि आज तक आप ऐसे माहौल में रहे नहीं हो, स्कूल में भी आपके ऊपर चीज़ें थोपी जा रही थी, घर में भी चीज़ें थोपी जा रही थी, टीवी, सोशल मीडिया में भी चीज़ें थोप दी जा रही हैं आपके ऊपर कि तुम ये कर रहे हो तो अच्छे हो, तुम ये नहीं कर रहे तो तुम अच्छे नहीं हो, तुम डिज़ायरेबल नहीं हो। तो थोपना-थोपना ही रहा है, भीतर से तो किसी चीज़ का जन्म हुआ ही नहीं है। और जब बाहर से बहुत सारी चीज़ें थोप दी जाती हैं, तो भीतर डाउट और एंग्ज़ायटी ही आती है। तो भीतर अगर कोई जन्म ले आपके चीज़, भीतर कुछ शांति आए, भीतर कुछ सुकून आए, क्योंकि पहला स्टेप वही है, ईज़ी होना। जब तक कोई इंसान रिलैक्स नहीं रह पाएगा, वो आगे कुछ नहीं कर सकता। आप बढ़िया पढ़ाई नहीं कर सकते, आप किसी करियर में कुछ नहीं कर कर सकते, आप कोई रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन नहीं कर सकते। रिलैक्स होना, तो पहला स्टेप है, किसी भी चीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी अकेडमी में क्रिकेट सीखने के लिए जा रही हूँ, फुटबॉल सीखने के लिए जा रही हूँ या मैं किसी एज़ अ मेकअप आर्टिस्ट में कहीं बालों पे कोई काम करना सीख रही हूँ। भई पहले मुझे रिलैक्स होना होगा ना, फ़ोकस होना होगा तभी तो मैं सीख पाऊँगी उस क्लास में क्या चल रहा है। या इवन मैं घर में भी कोई काम कर रही हूँ या मैं सो भी रही हूँ, तो नींद अच्छी तब आएगी ना जब मैं रिलैक्स होके सो रही हूँ। अकड़ के, जकड़ के, बहुत परेशान होके सो रही हूँ तो नींद थोड़ी ना आएगी। यानी रिलैक्स होना तो पहला स्टेप है, लेकिन लोग सीख ही नहीं पाते हैं। बोल देते हैं, "अरे यार, तू रिलैक्स रह।" नहीं रह पाएगा। वो एक स्किल है, वो सिखानी पड़ती है, ठीक है? तो इसीलिए आज मैं सिर्फ़ आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, लिखावट के माध्यम से, ताकि ये बात आपके ज़हन में उतर पाए कि भई जब तक आप रिलैक्स नहीं हो ना, आपको जो जल्दबाज़ी है, सो कॉल्ड जल्दबाज़ी है, अचानक से ठीक हो जाना है, अचानक से ज़िंदगी ठीक कर लेनी है, अचानक से मैं ये बन जाऊँ, अचानक से भई आप अचानक से तो बीमार भी नहीं हुए थे। और आप कितना भी अचानक कर लो, आप नहीं कर सकते वो। हर चीज़ का एक रिदम होता है। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। आज आपने कंसीव कर लिया, कल आपको लल्ला चाहिए कि अरे भई आज मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मैं 9 महीने का वेट नहीं कर सकती, मुझे तो अभी 9 महीने का लड़का चाहिए। नहीं होगा ना, आपके चाहने से थोड़ी कुछ बदल जाएगा। चाहते रहो, मारते रहो दीवार में सिर, 1 महीना मार लो, 1 साल मार लो, उससे कुछ बिगड़ थोड़ी ना जाएगा। दीवार का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका सिर को तो फूटने की पहले से ही आदत है। तो सहज होना क्या होता है, वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने ये इतना लंबा आपको बोला है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जब तक सहज नहीं होगी, स्वीकृति नहीं आएगी। स से सहज, से स्वीकृति, एक्सेप्टेंस लाइफ को लेकर कि हाँ भाई, फिलहाल मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं। जब तक आपके भीतर एक्सेप्टेंस नहीं आएगी, तो उन चीज़ों के ऊपर आप काम नहीं कर पाओगे। तो अगर किसी चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हो, सहजता बहुत ज़रूरी है, ईज़ीनेस बहुत ज़रूरी है। उसी के ऊपर लिखिए। सहज होना, लिखिए, सहज होना खुद के साथ। सहज होना खुद के साथ, इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद करिए। इसका अर्थ है इसका अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप के साथ, अपने वास्तविक स्वरूप के साथ बिना संघर्ष के जीना। अपने वास्तविक स्वरूप के साथ बिना संघर्ष के जीना। एक लाइन छोड़कर आगे लिखिएगा। इसका मतलब है इसका मतलब है पॉइंट नंबर 1, अपने विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें देखना। पॉइंट 1, अपने विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें देखना। मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले ये पैराग्राफ कंप्लीट कराती हूँ। दूसरा पॉइंट है, अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें स्वीकार करना। अपनी भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें स्वीकार करना।
तीसरा है अपनी कमियों के कारण अपनी अपनी कमियों के कारण स्वयं को अपनी कमियों के कारण अपनी कमियों के कारण स्वयं को नीचा न समझना। अगला है हर समय हर समय हर समय किसी और जैसा बनने की हर समय किसी और जैसा बनने की कोशिश न करना। अगला है हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं कल क्लिनिक में आकर ले जाऊंगी। ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं कल आ जाऊंगी, लगभग 4-5 बजे आऊंगी क्लिनिक में, मैं ले जाऊंगी। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। अगला पॉइंट लिखिएगा, स्वयं को साबित करने की मजबूरी से मुक्त होना। स्वयं को साबित करने की स्वयं को साबित करने की मजबूरी से मुक्त होना। अगला पॉइंट है, मैं रिपीट करूंगी, किसी का कुछ रह जाएगा तो। अगला पॉइंट है अपनी गति से जीवन जीने की अपनी गति से अपनी गति से जीवन जीने की अनुमति स्वयं को देना। अपनी गति से जीवन जीने की जीवन जीने की अनुमति स्वयं को देना। अगला पॉइंट है अकेले होने पर भी अपने साथ अकेले होने पर भी अपने साथ सहज महसूस करना। अकेली होने पर भी अपने साथ सहज महसूस करना। और लास्ट पॉइंट है अपनी गलतियों पर अपनी गलतियों पर स्वयं को दंड देने की बजाय उनसे सीखना। अपनी गलतियों पर अपनी गलतियों पर स्वयं को दंड देने की बजाय सीखना। अब मैं दोबारा से सारे पॉइंट को रिपीट करूंगी एक्सप्लेन करते करते, किसी का कोई पॉइंट रह गया तो आप लिख लीजिएगा। मैंने पहला पॉइंट बोला था अपने विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें देखना। भाई आप नोट करो कि आपको बार बार कौन से थॉट आ रहे हैं। आप लड़ो मत, हाय मुझे लो क्यों फील हो रहा है, हाय मुझे लो क्यों फील हो रहा है, हाय मुझे ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है, हाय मुझे ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है।
ये हाय-हाय में जवाब नहीं मिलेगा। शांति से बैठो और लिखो, मुझे लो इसलिए फ़ील हो रहा है कि मम्मी ने आलू का पराठा एक ज़्यादा भाई को दे दिया और मुझे नहीं दिया। तो क्योंकि उसको 1 पराठा ज़्यादा दिया और मुझे 1 पराठा कम मिला, तो मुझे ये फ़ील हुआ कि मेरी मम्मा मेरे को कम प्यार करती हैं क्योंकि मेरे को कम चीज़ दे रही है। वो मेरे को कम प्यार कर रही हैं, वो मेरे भाई को ज़्यादा प्यार कर रही हैं, तो मुझे कंपैरिज़न फ़ील हो रहा है। ये मेरी एक्चुअल फ़ीलिंग है कि मुझे कंपैरिज़न फ़ील हो रहा है। तो आप उस हाय-हाय के बादल में नहीं फँस रहे। आप एग्ज़ैक्टली लिख रहे हो कि ये इंसिडेंस हुआ, ये घटना हुई और उसकी वज़ह से मुझे फलाना-फलाना कुछ लग रहा है। आप उस रियलिटी में जा रहे हो। आज मैं ऑफ़िस में गई, मेरे सीनियर ने मेरे ऊपर चिल्ला दिया, मुझे बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? क्योंकि मुझे लगा कि कोई इंसान मेरे से ऊपर वाली हायरार्की में है, तो वो मेरे ऊपर चिल्ला सकता है। मतलब शायद मेरी कोई औकात नहीं है या मैं छोटा हूँ। मुझे कुछ ऐसा फ़ील हुआ। आपने एग्ज़ैक्टली लिखा है ईमानदारी से कि मुझे मेरी औकात बहुत कम महसूस हुई, मुझे अपने आप में बहुत छोटा लगा। जब आपकी थॉट हम पकड़ लेंगे तो उसके ऊपर काम करना आसान है। चोर को पकड़ेंगे ही नहीं तो कैसे पूछेंगे उसने सामान कहाँ रखा है? हाय चोर सामान ले गया, हाय चोर सामान ले गया, हाय घर में चोरी हो गई। भाई तुम एक बार चोर को पकड़ो, फिर पता चले कि सामान उसने कहाँ छिपाया है तो आसान है। चोर को पकड़ के उसे पूछना। अब तुम चोर को ही नहीं पकड़ोगे तो सामान का कैसे पता लगेगा? तो थॉट को पकड़ना सीखना, ठीक है? कि ये थॉट मेरे को आ रहा है। फिर एक बार थॉट मिल गया, मान लो कोई ऑफिस में आप किसी पोजीशन पे हैं और कोई आपका सीनियर है और आपका सीनियर आपके ऊपर चिल्ला दिया, आपको गंदा लग रहा है, आपने बोला खुद को घर पे आके लिखा भी कि मुझे गंदा लग रहा है, मेरे सीनियर ने मेरे ऊपर चिल्लाया, मुझे लग रहा है मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, अब शायद शादी में ज़रूर आने वाले बंदे की तरह मैं भी कलेक्टर बन जाऊँगा, अब मैं बदला लूँगा सो कॉल्ड। है ना? ऐसा कुछ हमारे मन में रिवेंज वाला थॉट आता है। लेकिन हमने अपना ओरिजिनल थॉट लिखा, अब हम शांति से उसी थॉट को बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? पहली बात मुझे इस इंसान के बिहेवियर को पर्सनली नहीं लेना है। ये अपनी रैंक पर है, मैं अपनी रैंक पर हूँ। इसकी उपयोगिता इसकी रैंक पर है, मेरी उपयोगिता मेरी रैंक पर है। हम एक ऑर्गेनाइज़ेशन में हैं, ये अपने लेवल पे काम कर रहा है, मैं अपने लेवल पे काम कर रहा हूँ, मुझे इसके बिहेवियर को पर्सनली नहीं लेना है टिल दैट टाइम जब तक वो मुझे पर्सनल कैपेसिटी में प्रॉब्लम नहीं कर रहा है स्पेसिफिकली कि पर्सनली ही आके मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, वो कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी आप हाई पोस्ट पे हैं मतलब आप इन बिटवीन है, वो सामने वाला सीनियर है। कई बार वो यूज़ कर सकता है अपनी पोस्ट को, आपको ऑफेंड करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए। लेकिन आपको फिर भी उसके बिहेवियर को पर्सनली नहीं लेना है टिल दैट टाइम आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो रही हो। क्योंकि अगर आप रिएक्शन करोगे, तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। आपको यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है कि ठीक है, 2-4 दिन वो तड़का-भड़का रहेगा, बाद में आप शांत हो जाएगा। मुझे उस आग में घी नहीं डालना है, क्योंकि मुझे पता है मुझे यहाँ पे 6 घंटे 7 घंटे काम करना है, फिर घर पे जाके आराम से चावल-राजमा खानी है। मैं समझदार हूँ ना, मुझे पर्सनल नहीं लेना है किसी चीज़ को। अभी मैंने एग्ज़ाम्पल बताया कि वो बंदा आईपीएस है, ट्रेनिंग कर रहा था, वो बंदा लटका हुआ मिला है। भाई तुम इतनी पढ़ाई-लिखाई करके आए, तुमने इतनी प्रेस्टिजियस नौकरी में सिलेक्शन लिया और एक इंसिडेंस हो गया, मान लो तुम्हारी गलती भी थी, मान लो तुम्हारी बुद्धि पे राहु केतु सवार थे, तुमने किसी लड़की को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर भी दिया, भाई तुम माफ़ी माँग लो। भाई तुम पैसे से कंपनसेट करने की कोशिश कर लो। भाई तुम और 4 चीज़ें कर लो, अपने खानदान को ले आओ, उसके खानदान को ले आओ, अपनी कोई प्रॉपर्टी उसके नाम करा दो, माफ़ी-वाफ़ी माँग लो। सॉल्यूशन तो हर चीज़ का होता है, लटक जाना किस चीज़ का सॉल्यूशन है। लेकिन पता है कई बार क्या है, जब बुद्धि पे राहु केतु सवार होते हैं ना, वास्तविकता में राहु केतु की बात नहीं कर रही मैं। अब कोई पता चले कि फलानी अंगूठी यहाँ पहन लो तो राहु केतु हल्के हो जाएँगे, यहाँ पे व्हाइट स्टोन पहन लो, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे येलो, यहाँ पे रोज़मेरी। फिर आप वो बात नहीं कर रही मैं। मैं सिर्फ़ बात ये कह रही हूँ कि भाई जब इमोशनल कियोस आता है ना, तो हम बहुत असहज महसूस करते हैं, अनकंफर्टेबल फ़ील करते हैं और उस डिस्कम्फ़र्ट में हमारा दिमाग डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पाता है। मैं आपको पॉसिबल रहा तो एक छोटा-सा मैं आपको फ़ोटो भेजूँगी। मतलब वो फ़ोटो कहीं है नहीं, बस मेरे दिमाग में है। आपके सामने अभी बना के दिखा देती हूँ। होता क्या है? होता ये है कि ये मान लो एक स्क्वायर है और ये प्रॉब्लम है। ये क्या है? प्रॉब्लम है। ये छोटा सर्कल प्रॉब्लम है। लेकिन पता है प्रॉब्लम तो इतनी है, लेकिन क्योंकि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, आप एंग्ज़ायटी में हैं, आप असहज हैं।
तो ये सर्कल पता है आपको ये फ़ील होगा, इतना बड़ा। प्रॉब्लम अपने आप को इतना बड़ा दिखाने दिमाग को लगेगा ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है वो छोटी-सी, लेकिन क्योंकि आप अनकम्फर्टेबल हो, आप डिस्कम्फर्ट में हो, तो प्रॉब्लम का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है नहीं वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी, लेकिन आपका दिमाग उसको ऐसे इंटरप्रेट करेगा और जैसा दिमाग आपका इंटरप्रेट करेगा, वैसे आप एक्शन लोगे। तो इसीलिए अपने थॉट्स को देखना सीखना। जो इंसान अपने थॉट्स को देख पा रहा है, मतलब चोर पकड़ पा रहा है। चोर पकड़ लिया तो पूछ लो भाई सामान कहाँ रखा है? थॉट को चेंज किया जा सकता है। काउंटर स्टेटमेंट दी जा सकती हैं। अगर इस ये लड़का है जिसने अभी सुसाइड किया है इस आईपीएस ने, अगर इसको कोई ये बोलता भाई ठीक है, मान ले तेरे से गलती हो गई, तूने किसी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया है। अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा तो यही नुकसान हो सकता है कि उसकी नौकरी चली जाएगी, उसको 2 साल की सज़ा मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा तो यही खराब हो सकता है, भई तू पढ़ा लिखा है, कहीं और करियर बन जाएगा तेरा, ठीक है? या भई कुछ ना कुछ और अरेंजमेंट कर देंगे। रिलैक्स हो जा, शांत हो जा, पहले सहज हो जा, रिलैक्स, बीइंग ईज़ी, कोई कुछ नहीं कर रहा है तुझे। दुनिया में बड़े-बड़े नेताओं पर बड़े-बड़े केसेज़ लगे हुए हैं, चल रही हैं ज़िंदगियाँ उनकी। ऐसे नहीं है कि हम उस इंसान को ये प्रमोट कर रहे हैं, भई तू कर ये काम कर, गलत काम कर, नहीं। हम उसको ये बोल रहे हैं गलती हो गई है, हम सबसे गलती होती है, बस गलती का मैग्नीट्यूड छोटा या बड़ा होता है। कई बार हम 30,000 का कोर्स लेते हैं, मान लो किसी ने बैंकिंग का कोर्स लिया, किसी ने सेल्फ डेवलपमेंट का कोर्स लिया, 2 क्लासेस करी वो छोड़ दिया, आगे नहीं कंटिन्यू कर पाए, तो इंसान पूरी ज़िंदगी अपने आप को गिल्टी फ़ील करता रहता है। भई कोई बात नहीं, इससे फाइनेंशियल लॉस हो गया। कुछ लोग हैं जो शेयर मार्केट में बिना पढ़े-लिखे बहुत सारे पैसे लगा देते हैं, लाखों का नुकसान कर लेते हैं। भई हो गया, तेरे से भी गलती हो गया। ऐसे इस इंसान से गलती हो गया, इसकी गलती की ग्रेविटी ज़्यादा है। इसने अपनी लाइफ़ को खराब करने की साथ-साथ दूसरे वाले इंसान की भी एक्सपीरियंसेस को खराब किया है, इससे गलती हुई है। लेकिन सॉल्यूशन मरना तो नहीं हो सकता ना। लेकिन जब इंसान डिस्कम्फर्ट में चला जाता है, ओवरथिंकिंग में चला जाता है, तो प्रॉब्लम छोटी ही होती है ना, उसको भी कैसे इंटरप्रेट करता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। ठीक है? तो इसीलिए सहज जब आप ईज़ी होना शुरू करते हो ना, ईज़ी होना शुरू करते हो, तो क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम बहुत एक्सपेंड होगी ना, अभी सिकुड़नी शुरू हो जाएगी, छोटी शुरू हो जाएगी। आप डीप ब्रीथिंग कर रहे हो, आप खुद को रिलैक्स कर रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप पॉज़िटिव स्टेटमेंट इसको दे रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखते हैं। ये दोबारा से सिकुड़ना शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम अपने ओरिजिनल साइज़ में आना शुरू हो जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा हमने लिखा, अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, उनको स्वीकार करना है। भई अगर आपको फेलियर फ़ील हो रहा है, तो कर लो ना फ़ील। तुमको लग रहा है कि पूरी दुनिया तुमको धोखा दे रही है, कर लो फ़ील। तुमको अकेला लग रहा है, तुम कर लो फ़ील। अपनी इमोशन से भागो मत, कहाँ तक भागोगे? कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मुझे तो बहुत गंदा फ़ील हो रहा है, चलो कहीं बाहर कैफ़े में कॉफ़ी पीने चलते हैं। तुम उसको 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे तो अवॉइड कर दोगे। वो फ़ीलिंग तो दोबारा आएगी क्योंकि वो तुम्हारी है, तुम्हारे ही भीतर पैदा हुई है। बैठ जाओ शांति से, पूछो, क्यों लो फ़ील हो रहा है? पिछले 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में लाइफ़ में ऐसा क्या हुआ है? कौन से आर्गुमेंट में इन्वॉल्व हुए हो? कौन से वो काम किए हो जो आपने डिसाइड किया था आप नहीं करोगे लेकिन फिर भी आपने कर लिए हैं? अपने इमोशन से भागिए मत, वो समाधान नहीं है। आपको बैठना पड़ेगा अपने इमोशंस के साथ। अगला है, अपनी कमियों के कारण स्वयं को नीचा ना समझना। हम सब में कमियाँ होती हैं। किसी में किसी चीज़ की कमी है, किसी में किसी चीज़ की कमी है, किसी के पास पर्सनल लव लाइफ़ बहुत बढ़िया है तो फाइनेंशियल दिक्कत है, कोई फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है, तो पर्सनल लाइफ़ ठीक नहीं, किसी की कुछ भी ठीक नहीं है। तो और मान लो किसी का हाइट अलग है, किसी का रंग रूप अलग है, किसी का करियर अलग है, किसी की 4 चीज़ें अलग हैं। आप अपने आप को कंपेयर करके अपनी कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो सहज होने का मतलब है जो है वो मैंने स्वीकार कर लिया। अगर मेरा पक्का रंग है, मैंने स्वीकार कर लिया हाँ, मेरा रंग पक्का है। ये परेशान होना क्यों है क्यों है? मैंने क्या मैंने पास्ट की लाइफ में मेरा कार्मिक अकाउंट खराब था? क्या मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा था? इसलिए मेरा रंग पक्का हो गया, इसलिए मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे को डिच कर दिया। भई जो है उसको स्वीकार करो, कंपेयर मत करो, ठीक है? क्योंकि उससे होगा क्या? सॉल्यूशन क्या होगा? तुम जो हो अपनी यथास्थिति को स्वीकार करो। कुछ लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी के कई-कई साल ऐसे निकाल देते हैं। ये क्यों हुआ मेरे साथ? मेरी तो कोई गलती नहीं थी। मैंने तो प्यार ही किया था, मैंने तो भरोसा किया था, मेरे साथ ये कर दिया, उन्होंने मेरे को रिस्पेक्ट नहीं किया, उन्होंने मेरे को वैल्यू नहीं किया। भाई जो है तुम स्वीकार कर लो ना, यही है। तुम क्वेश्चन मार्क लेकर और स्वीकार करने में दर्द होता है, तुम दर्द से बचना चाहते हो।
पता है मेन बात क्या है? कोई इंसान एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहता? एक्सेप्ट करने में बड़ा दर्द होता है कि मैंने प्यार किया, सामने वाले ने धोखा दिया। मैंने भरोसा किया, उसने भरोसा तोड़ा। मैंने इज़्ज़त बख्शी, उसने मेरे को इज़्ज़त नहीं दी। तो स्वीकार करने में दर्द होता है, भाई वो दर्द तो तुमको झेलना पड़ेगा। इट्स पेनफुल। एक्सेप्टेंस इज़ अ पेनफुल जर्नी। ये एक्सेप्ट करना कि मेरे मम्मी-पापा भाई से ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरे से नहीं करते क्योंकि शायद मैं लड़की पैदा हुई हूँ और लड़की पैदा होने में मेरा कोई रोल नहीं था। बट इफ दे डोंट लाइक मी, इट्स ओके, दे डोंट लाइक मी। मैं उसको चेंज नहीं कर सकती और मुझे चेंज करना भी नहीं है। पहली बात तो वो मेरी कैपेसिटी में है नहीं। हाँ, ठीक है, मैंने अपने हस्बैंड को बहुत वैल्यू किया था, बहुत प्यार किया था। पर ठीक है, उसको शायद मैं उसको नई भाई होंगी, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो है। आई एक्सेप्ट इट। यानी एक्सेप्टेंस एक पेनफुल जर्नी है और आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है? तो जब तक आप इस दर्द से बचने की कोशिश करते रहेंगे, बहुत सारे आप यकीन नहीं मानेंगे ऐसे-ऐसे लोग हैं जो इस जर्नी में 2-2 महीने रहे हैं। 1 महीने आप हीलिंग मेडिटेशन बैच में आए, फिर दूसरा महीना भी आया, एक्सेप्टेंस ही नहीं सीख पाए। क्योंकि पता है क्या है? ये लोग एंग्ज़ायटी में बैठे रहते हैं, मेरा नंबर कब आएगा, मैं अपना क्वेश्चन कब पूछूँगी? और मैं इनका क्वेश्चन का जब आंसर भी देती हूँ ना, वो इनकी सरफ़ेस तक रहता है। इनकी तह तक, नीचे नहीं उतर पाता है, क्योंकि ये शांति नहीं है, ये रिलैक्स ही नहीं है, क्योंकि इनको एंग्ज़ायटी है। पता है क्या एंग्ज़ायटी है? अगर मैं रियलिटी में बताऊँ, थोड़ी ब्रूटल होके बताऊँ, इनकी रियलिटी ये है कि इनको ना अपनी औकात बहुत छोटी मालूम होती है, कि हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। हमने 3000 लगाए, हमको निकालने हैं अपने। इनकी औकात 3000 तक की है। इनके पूरे एक्जिस्टेंस की, पूरे अस्तित्व की औकात यहाँ तक की है। तो इनको ये लगता है ये एंग्ज़ायटी में रहते हैं बहुत कंटीन्यूअसली। हमको हमारा आंसर चाहिए, हमको हमारा आंसर चाहिए। जबकि हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे जो भी डिस्कस कर रहे होते हैं, वो हर चीज़ उसके काम की है। हर छोटी से छोटी चीज़ उसके काम की है। हर छोटी से छोटी चीज़ डिज़र्व करती है कि वो लिखे, वो सोचे, वो समझे, वो प्रैक्टिस करे। लेकिन उस इंसान की सेल्फ वर्थ लो है और उसमें उसकी गलती नहीं है। मैं ये बोल दूँ कि उस इंसान की गलती है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। गलती उसके माहौल की है। उसके माहौल ने उसको ऐसा पैदा किया है। उसके माहौल ने उसको ये बताया है कि तुम अपनी बेटी की पढ़ाई पर पैसा नहीं लगाओगे, क्योंकि उसमें तुमको फ़ायदा नहीं है ना, किसी को पता नहीं चलेगा तुमने बेटी की पढ़ाई में कितना पैसा लगाया है। लेकिन तुम पूरा कमर तोड़ के उसको दहेज दो, ताकि पूरा समाज देखे कि तुमने टीवी, फ्रिज, एसी दिया है उसको। शो ऑफ, बाहर दिखना चाहिए। तो उसको क्या महसूस कराया गया है, जो बाहर दिख रहा है ना, वही इम्पोर्टेंट है। तुमने अगर 2500 का सूट पहना है ना, उसकी कीमत है, क्योंकि वो तो बाहर दिख रहा है। लेकिन वही 2500 तुमने अपनी मेंटल कैपेसिटी में लगाए, वो किसी को दिख थोड़ी रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम 10 लाख रुपए जेवर पे लगाओ, तो सोसाइटी देखेगी, रिश्तेदार देखेंगे। बेशक से तो वो जेवर पहन के तुम्हारे भीतर कियोस वही चल रहा है कि सुसाइड आज करूँ कि कल करूँ। मैंने ऐसे लोगों के साथ 1 टू 1 सेशन किए हैं जिन्होंने अपना सुसाइड पोस्टपोन कर लिया कि यार अभी तो बुआ के लड़के की शादी है, मैंने सुसाइड कर लिया तो उसकी शादी में दिक्कत आ जाएगी। और वो मेरे बारे में कितना गंदा फ़ील करेगा ना कि मेरी शादी से पहले ही इसने सुसाइड कर लिया। सीरियसली! ऐसे लोगों के साथ मेरे सेशन हुए हैं, कम से कम 2 से 3 लोग रहे हैं, जिन्होंने अपना सुसाइड पोस्टपोन किया है कि भई मैंने अभी कर लिया तो बुआ के लड़के की शादी है या फैमिली में किसी को बेटा हो रखा है, उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। व्हाट अ इम्पैथ! मर भी आज़ादी से नहीं सकते। ज़िंदगी में एक काम तो अपने मूड से कर लेते। यानी जो गुलामी होती है ना गुलामी, वो इतनी भीतर तक होती है, वो इतनी तह खाने तक होती है कि चलो तुम ज़िंदगी तो अपनी मर्ज़ी से नहीं जी पाए, अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई नहीं कर पाए, अपनी मर्ज़ी के इंसान के साथ प्यार-मोहब्बत नहीं कर पाए, उसके साथ शादी नहीं कर पाए, इतना समझ में आता है। भाई तुम मर भी नहीं पा रहे, द फाइनल एक्ट ऑफ लाइफ़ तुम मर भी अपनी मर्ज़ी से नहीं पा रहे, तुमको मरते वक़्त भी ख़्याल आ रहे हैं कि अगर आज मैं मर गई तो किसी का शादी, किसी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ पा रहे हो गुलामी कहाँ तक होती है, कितनी तहख़ाने तक होती है। तो ये जो जल्दबाज़ी है ना, वो पता है क्यों है? लैक ऑफ सेल्फ वर्थ और ये लैक ऑफ सेल्फ वर्थ कि मेरी औकात नहीं है, ये उस इंसान ने अपने माहौल से उठाई है, कि बाहर जो भी पैसा लग रहा है ना, वो तो दिख रहा है भई, जूते पे पैसा लगाया तो जूते पे दिख रहा है, कपड़े पे लगाया तो कपड़े पे दिख रहा है, टीवी पे लगाया तो टीवी पे दिख रहा है, लेकिन अपने दिमाग के भीतर कुछ पैसा लगाया, वो तो किसी को दिखेगा नहीं ना। तो वो तो ऐसे ही इंप्रेशन आएगा कि वो तो वेस्ट हो गया। ऐसे ही इंप्रेशन आएगा ना, उसके ऊपर भी लॉन्ग टर्म में काम हो सकता है, खुद को स्टेबल फ़ील कराना
खुद को वर्दी फ़ील कराना, अपने करियर पे काम करना, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना, ये बहुत कम लोग इस बात को सोच समझ या प्रोसेस कर सकते हैं। ये ऊँचे दर्जे की चीज़ है, ठीक है? तो जब तक तुम खुद से भागते रहोगे ना, इसका कोई समाधान नहीं है। पॉसिबिलिटी ही नहीं है, संभव ही नहीं है, तुम भागते रहो, कहाँ तक भागोगे? तुम दुनिया के आखिरी छोर तक चले जाओगे। मैं आपको ना मन के खालीपन की एक बात बताती हूँ। जिन लोगों के भीतर सहजता नहीं होती ना, जो अपने आप को लेकर कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते, उन लोगों की कहानी। सिकंदर दुनिया जीतने निकला था, इंडिया में भी आया था, तो एक बौद्ध भिक्षु ने पता है उसको क्या बोल दिया कि तुम ये दुनिया तो जीत लोगे, लेकिन फिर कोई दूसरी दुनिया तो है ही नहीं, फिर तुम क्या करोगे? अभी तो तुम बिज़ी हो ये दुनिया जीतने में। तुम्हारा टाइम निकल जा रहा है ना, अभी तो तुम बिज़ी हो, ये दुनिया जीत लूँ, ये वाला देश जीत लूँ, वो वाला देश जीत लूँ। तुम अपने मन के खालीपन को देशों को जीत-जीत के भरने की कोशिश कर रहे हो। वैलिडेशन ना, वैलिडेशन कि मैं इतना मजबूत हूँ कि मैंने इस देश पे भी विजय हासिल कर ली। अब मैं इतना मजबूत हूँ कि मैंने वो वाला देश भी जीत लिया। हर जगह मेरा ही साम्राज्य है। तो ये अपनी ईगो को बूस्ट कर रहा है। ये वैलिडेशन ले रहा है कि लोग इसकी तारीफ में फिर वो खंबे गाड़ रहे हैं कि फलाने वाले सिकंदर ने, फलाने वाले राजा ने इस वाली शताब्दी में इस जगह पे अपनी विजय पाई। तो ये अंदर के खालीपन को भर रहा है। लेकिन किसी ने फिर उसको बता दिया पृथ्वी तो एक ही है। तुम यहाँ पे सब जीत लोगे तो फिर तुम बाद में किस चीज़ को जीतोगे? तुम्हारे पास तो कोई जगह ही नहीं है। फिर तुम कहाँ जाओगे? वो चिंता में पड़ गया। भगवान एक ही पृथ्वी है। अब मैं आगे कैसे टाइम पास करूँगा? मतलब आगे मैं क्या जीतूँगा? पृथ्वी भी पूरी तुमने जीत ही ली है, आगे तो कुछ बचा ही नहीं। मन का खालीपन इतना बड़ा है, उसको सिर्फ़ तुम आत्म प्रेम और सहजता से भर सकते हो, दैट यू आर ईज़ी विद योरसेल्फ। तुम अपने अस्तित्व के साथ, तुम अपने होने के साथ ईज़ी हो। तुम लड़ नहीं रहे हो खुद से। पहला पॉइंट था विचारों से नहीं लड़ना है, उन्हें देखना है। दूसरा पॉइंट है अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है, उन्हें स्वीकार करना है। तीसरा है अपनी कमियों को देख-देख कर अपने आप को नीचा महसूस नहीं कराना है। इस दुनिया में हर कोई इंसान किसी न किसी लेवल पे किसी न किसी कमी है उसके पास। और अगला है हर समय किसी और जैसा बनने की कोशिश ना करना। पता है आप जो लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, वो क्या चाह रहे हैं, काश मेरी लाइफ़ भी इनके जैसी होती। यही तो मतलब है ना कंपेयर का कि जो इनके पास है काश वो मेरे पास भी होता। इसमें आप क्या कर रहे हो? आप अपने ही एक्जिस्टेंस को डिनाई कर रहे हो। आप अपने अस्तित्व को डिनाई कर रहे हो। आप उसको वो ड्यू रिस्पेक्ट नहीं दे रहे जो आपको उसको देनी चाहिए। इससे आप क्या कर रहे हो? अपनी लाइफ़ को बेटर बना रहे हो? नहीं, आप अपनी लाइफ़ पे पर्दा डाल रहे हो, ताकि उसपे काम ही ना करना पड़े। बस काश उसकी ज़िंदगी इतनी बढ़िया है, वो तो इतनी आसानी से अपना काम कर लेती है, वो तो इतनी बढ़िया पढ़ाई कर रही है, उसका तो सिलेक्शन भी हो गया, उसका तो पार्टनर भी ऐसा मैनिफेस्ट हो गया। और मूर्ख लोग हैं ये। भई आप किसी के घर के भीतर जाके थोड़ी देख सकते हो कोई इंसान कितना खुश है। कई लोगों के लिए तो आप भी मोटिवेशन होंगे कि उसकी तो शादी हो गई, उसको तो लल्ला हो गया, उसके तो इतने पैसे हैं, उसके पास इतने रिसोर्सेज़ हैं, ये वाला नौकरी लग गया। बाहर से इंस्टाग्राम की दुनिया पे कोई दिखा रहा है अपना दुःख? नहीं, सब लोग परफेक्ट ही तो दिखा रहे हैं अपने आप को, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे नॉर्मल इंसान हो। तो वो बेवकूफ़ इंसान है जो दूसरे लोगों के जीवन को अध्ययन कर रहा है। भई तुम बिना पैसे दिए किसी की लाइफ़ को क्यों स्टडी कर रहे हो? कोई तुम्हारे पास सेशन-वेशन के लिए आया हो तो तुम उसकी लाइफ़ को स्टडी करो। कब बच्चा हुआ, कब पढ़ाई हुई, कब पैसे मिले, कब नौकरी मिली, कब दुःख आया, कब सुख आया। तुमको पैसे मिले हैं उस चीज़ के लिए, तुम स्टडी करो उसकी लाइफ़ को, उसका पैटर्न निकालो। तो तुम फ्री में उसकी ज़िंदगी के गहन अध्ययन में डूबे हुए हो कि उसकी सास ने ये गिफ्ट किया था और ये वाला गिफ्ट इसकी सास ने वहाँ से खरीदा था और इसके हस्बैंड ने इसको फलानी वाली चॉकलेट दी थी। भाई क्यों? व्हाई यू आर सो इंटरेस्टेड इन हर लाइफ़? इतने विली कि तुम कैसे हो सकते हो? तुम दूसरे के जीवन में रुचि इसलिए रख रहे हो क्योंकि तुम्हारा जीवन में कुछ ऐसा रुचिगत विषय है नहीं। तुम दूसरे की थाली में इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हारी थाली में बासी बासी खाना पड़ा हुआ है। जिस दिन तुम्हारी थाली में मटर पनीर होगा, तुम नहीं जाओगे उसकी लाइफ़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए। अगला है स्वयं को साबित करने की मजबूरी से मुक्त करना। ये जो लोग ओवर एक्सप्लेन करते हैं ना, दे आर बेगिंग। मैं चाहती हूँ आप लिखो, ओवर एक्सप्लेन इज़ इक्वल टू बेगिंग। जो इंसान ओवर एक्सप्लेन करते रहते हैं, मैंने ये इसलिए किया, फिर ऐसे हुआ, फिर वो हुआ, मतलब अरे तुम समझ जाओ ना, प्लीज़ तुम समझ जाओ। अरे प्लीज़ तुम समझ के मुझे एक्सेप्टेंस दे दो। अरे प्लीज़ तुम समझ के मुझको अपना वैलिडेशन दे दो। ओवर एक्सप्लेनेशन इज़ इक्वल टू बेगिंग। आप बेग कर रहे हो कि प्लीज़ आप एक्सेप्टेंस दे दो। आपके बिना कुछ ना हो पाएगा।
और जब तुम ओवर एक्सप्लेन करना बंद कर देते हो, स्ट्रेटेजिक साइलेंस, प्योर साइलेंस नहीं, प्योर साइलेंस है कि मुंह लटकाए पड़े हो। एक है स्ट्रेटेजिक साइलेंस, पता है कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, और ये भी पता है कहाँ रोना है और कितनी मात्रा में रोना है। समथिंग स्ट्रेटेजिक इन लाइफ, क्योंकि बुद्धू बन के तो जिंदगी नहीं बीती जा सकती है। आगे है अपनी गति से जीवन जीने की अनुमति स्वयं को देना। गति, गति का मतलब है लाइफ हैज इट्स ओन पेस। जीवन की अपनी एक गति है, उस गति के हिसाब से आपको लाइफ में चीजें मिलेंगी। किसी को 35 में नौकरी मिलेगी तो किसी को 25 में मिल जाएगी, किसी को 40 में पार्टनर मिलेगा तो किसी को 20 ही में मिल गया है, 20 में मिला 24 में ड्रम में फिट हो गया। ठीक है। यानी सबकी अपनी गति है भाई जीवन जीने की। लाइफ का अपना एक पेस है, तुम फोर्स नहीं कर सकते। लाइफ तुमसे बहुत बड़ी चीज है, तुम बहुत छोटे किरदार हो जीवन में। जीवन अपने आप में बहुत 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 बड़ी चीज है। ठीक है। आगे है अकेला होने पर भी सहज महसूस करना। भाई तुम अकेलेपन को स्वीकार कर लो ना, बीइंग अलोन इज अ रियलिटी। दिक्कत क्या है भाई अकेले होने में? एक्सेप्ट कर लो, हाँ भाई मुझे अकेला फील हो रहा है, आई एम ओके विद इट। बोल भी सकते हो किसी खास इंसान को, यार अकेला फील हो रहा है, मैं तो अपने आप को आइसक्रीम खिलाने जा रही हूँ, या मैं तो अपने आप को पार्क लेके जा रही हूँ, मैं अपने आप को शॉपिंग लेके जा रही हूँ, अकेला फील हो रहा है। एक मैं अपने आप के लिए ये कर रही हूँ। व्हाई कांट वी चेंज आवर कन्वर्सेशन? अपनी भाषा, अपनी बातचीत बदलना खुद के साथ। इसीलिए इट्स ओके बीइंग अलोन। कुछ लोग ऐसे तड़पते रहते हैं, अकेला फील हो रहा है मैडम, अकेला फील हो। मैंने बोला भाई तेरा बीपी चल रहा है तो शांत हो जा, तेरी किडनी भी काम कर रही है, तेरा लीवर काम कर रहा है, तेरा खाना भी हजम हो रहा है, अकेला फील हो रहा है मैडम, अकेला फील हो रहा है, बहुत अकेला फील हो रहा है। भाई शांत हो जा, कुछ नहीं है, सब अकेले हैं, अकेले ही तो पैदा हुए थे और अकेले ही मरना है। मुझे तो लगता है, पहले पता है मुझे अभी ना 1 महीने से ये बात रियलाइज होना शुरू हुई है, भाई मौत से खूबसूरत कुछ नहीं है। वो तुमको आजादी दे देती है। जिस इंसान के भीतर से मौत का डर निकल गया, वो बंदा खुल के जिंदगी जी सकता है। मतलब आज तो नहीं बोलूँगी मैं, आज तो आप डर जाओगे। जब आपको हीलिंग जर्नी में महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया है, खुद के ऊपर एक बेसिक लेवल पे काम कर चुके हो ना, तो कभी-कभी मेडिटेशन में इस चीज़ को विजुअलाइज़ करके देखना कि आप मर गए हो, आपकी चिता जल रही है, या आपको दफनाया जा रहा है, आस-पास के लोग 2-4 दिन रो रहे हैं, फिर वो नॉर्मल हो जा रहे हैं। बस, आपकी इतनी ही हस्ती थी। बस, कुछ नहीं। तो फिर मरना तो सबको ही है। यू आर फ्री। अब जब मरना सबको ही है, एक तो पहली बात तो मौत कितनी इक्वालिटी वाली चीज़ है ना। ऐसा नहीं है अंबानी नहीं मरेगा या मोदी जी नहीं मरेंगे, सब मरेंगे भाई। कितनी बराबरी की चीज़ है। सोच के देखो मौत भी ऐसी होती कि अमीरों को तो 100 प्लस ईयर की वैलिडिटी मिली हुई है और गरीब जल्दी मर जाएँगे। एक तो मौत कितनी इतनी इक्वालिटी तो मम्मी-पापा भी बच्चों में नहीं दे सकते। मम्मी-पापा भी एक बच्चे को ज़्यादा प्यार करते हैं, दूसरे बच्चे को कम प्यार करते हैं, ऐसा होता है। भाई-बहनों में भी इतनी इक्वालिटी नहीं हो सकती। एक भाई-बहन की बढ़िया बनती है, दूसरे की नहीं बनती। हम कहीं काम करते हैं, वहाँ पे भी बराबरी नहीं होती। कई बार हमारे बराबर के इंसान को ज़्यादा पेमेंट मिल रहा होता है, ज़्यादा सुविधा मिल रही होती है, हमको नहीं मिल रही होती। हर जगह बिल्कुल क्या है, असमानता है। मौत इतनी समानता लेकर आती है। तुम अमीर हो, गरीब हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी और जेंडर के हो, भाई साहब कोई भी कुछ भी हो, सबका टिकट कटेगा। कितनी बराबरी की बात है, ठीक है? सभी मरेंगे। तो एक तो दुःख नहीं होता है, और दूसरी बात जब पता ही है कि गेम ओवर होगा, तो भाई खुल के खेलते हैं। अपने आप को भरपूर जीते हैं। क्यों किसी की वजह से कम महसूस करें? हाउ एम्पावरिंग इज़ दिस? तो मृत्यु से खूबसूरत तो कुछ भी नहीं है भाई। मैंने सिर्फ 3-4 दिन एक्सपेरिमेंट करके देखा। मैंने अपने मेडिटेशन में अपने आप को विजुअलाइज़ किया कि लाइक मीनू दलाल इज़ गॉन, अपन मर चुके हैं, अपन की अंतिम क्रियाएँ हो चुकी हैं। घरवाले 2-4 दिन मूड बोर्ड ऑफ कर रखे थे, अब सबने एक्सेप्ट कर लिया है। इतनी ही हस्ती थी भाई, ठीक है? अब जब मेरी हस्ती ही इतनी है, तो मैं 500 किलो का या 5000 किलो का बोझ लेकर क्यों घूमूँ भाई? मुझे तो खुल के जीना है। मुझे हर जगह का खाना खा के देखना है, मुझे अच्छे-अच्छे लोगों में बैठ के बातें करनी है, मुझे बुरे लोगों को भी देखना है कैसे होते हैं, मुझे हर तरीके का एक्सपीरियंस करना है, मुझे मेहनत करके देखनी है, मुझे फेल होके देखना है, मुझे कामयाब होके देखना है, मुझे रो के देखना है, मुझे हँस के देखना है, मुझे तो पूरी वैरायटी को जीना है जी,
ठीक है? मेरे को डर ही नहीं लग रहा। क्यों लगे मैंने अपना एंड देख लिया है, ठीक है? जब आपने अपना एंड देख लिया है तो डर किस चीज़ का है? क्यों डरना है? ये आपको समझ में आने लगता है। तो जीवन की अपनी गति है, लाइफ़ का अपना एक फ्लो है। कभी इधर से बहेगी, कभी उधर से बहेगी, आपके अनुसार तो नहीं चलेगी और बढ़िया है। अनसर्टेनिटी इज़ ब्यूटीफुल मैं चाहती हूँ ये अफ़र्मेशन करो आप। आप बोलना चालू करो। आपको लगता है अनसर्टेनिटी से डर, हाय पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, हाय पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा? चेंज एक्सप्रेशन कल क्या होगा पता नहीं यार, कल क्या होगा? जस्ट चेंज योर एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन आपका ये है कि हाय पता नहीं कल क्या होगा, कल क्या होगा, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा? एक ये एक्सप्रेशन है। एक दूसरा हाय पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा? चेंज योर एक्सप्रेशन। कितना लिबरेटिंग है। आपने एक्सप्रेशन ही चेंज किया, शब्द वही हैं, एक्सप्रेशन चेंज किया है। अच्छा भी तो हो सकता है ना कल कुछ। मैं इतनी मनहूस कैसे हो सकती हूँ कि मैं ये ही सोचती रहूँ कि कल कुछ खराबी होगा। अगर मैं इतनी मनहूस हूँ तो कोई और मेरा दुश्मन नहीं, पहले तो मैं मेरी दुश्मन हूँ, कि मैं मनहूस ही सोचती रहती हूँ कल क्या होगा, कल कितना खराब होगा, कल कितना घटिया होगा, सब कुछ ही खराब हो जाएगा। दिक्कत किसी और में नहीं है, मैं मनहूस हूँ मतलब। आपको ये समझ में आ रहा है, दिक्कत किसी और में है ही नहीं, डर मेरे अंदर बैठा हुआ है। मुझे मेरे ऊपर काम करने की आवश्यकता है, इसका ये मतलब है। और सबसे लास्ट में है अपनी गलतियों पर स्वयं को दंड देने की बजाय सीखना। भई आप अपने पास्ट को अपना पनिशमेंट मत बनाओ। पास्ट को पनिशमेंट नहीं बनाते हैं, पास्ट को लेसन बनाते हैं, कि मैं क्या लेसन सीखा मैंने। मान लो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में गए, आपने बड़ा बाबू सोना किया उनके आगे-पीछे घूम-घाम के, लेकिन उन्होंने आपको प्यार नहीं दिया। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ से? आपको ये समझ में आया कि पहली बात तो सामने वाला 5% दे रहा है, तो मुझे भी 5% ही देना है। जस्ट बिकॉज़ सामने वाले ने मेरे को 5% प्यार, अफेक्शन, केयर, टाइम दे दिया, तो मुझे अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं करानी है, ना ही उसे गोद लेना है। ठीक है? जितना वो मेरे में पोर कर रहे हैं, उतना ही मुझे करना है। आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाके रीढ़ की हड्डी नहीं तुड़वानी है। क्योंकि हो सकता है आप तो प्यार में बहुत कुछ दे दो सामने वाले को। भाई पूछ तो लो उसको ज़रूरत है भी कि नहीं, ठीक है? एक इंसान है जिसकी थाली में अच्छे से खाना रखा हुआ था। 7-8 पूरियाँ हैं, बढ़िया खीर है, आलू छोले की सब्ज़ी है, सलाद-वलाद है, अचार-वचार है, वाह! क्या सीन है। पूरी थाली भरी हुई है और वो इंसान आराम से खा रहा है। आपके पास भी अपनी थाली आप भी खा रहे हो, लेकिन आपको चुल मची है कि आपको उनका एक्सेप्टेंस चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, प्यार चाहिए। आप ज़बरदस्ती अपनी पूरियाँ उठा-उठा के उसकी थाली में रख रहे हो। भाई उसके पास हैं और उसका पेट भर जाएगा उसकी ही पूरियों में। तुम ज़बरदस्ती अपनी उठा-उठा के मत रखो, एक तो तुम भूखे रह जाओगे, एक सामने वाले को तुम्हारी पूरियों की आवश्यकता भी नहीं है। तुम्हारी तो फिर डस्टबिन में ही फेंकी जाएँगी। तुम भूखे रहे, ऊपर से तुम्हारी पूरियाँ डस्टबिन में फेंकी गई, डबल लॉस। तो देख लो तुम्हारी आवश्यकता वहाँ पर है भी या नहीं। और वो कैसे पता चलेगा? जब अंधे होकर भागना बंद करोगे, सहज होना शुरू करोगे, अपने आप में रिलैक्स। आधा घंटा अपने साथ ऐसा बिताया जा रहा है, जहाँ आप शांत हो, रिलैक्स हो, आँखें बंद करके आराम से पड़े हुए हो। देख रहे हो ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये आधा घंटा अगर आप खुद को नहीं दे सकते ना ईज़ी होके, भाई तुम्हारे सामने भगवान विष्णु भी प्रकट हो जाएँगे या भगवान महाकाल भी प्रकट हो जाएँगे, तुम्हारे दुःख नहीं हर पाएँगे वो। किस-किस के हरेंगे भाई? अब उनकी यही ड्यूटी रह गई है, हर किसी इंसान के सामने जाके उसका दुःख हरना। नहीं, नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने तुमको ये 250 करोड़ का प्रॉपर्टी दिया ना, इसका यूज़ करो, अपने आप को रिलैक्स करने में, कि दिमाग की मशीनें शांत हो रही हैं, शांत हो रही है, शांत हो रही है, फिर रिलैक्स होके अपने पास बैठ पा रहे हैं। प्रॉब्लम जितनी है, उसको उतना ही देख पाना कला है। प्रॉब्लम जितनी है, उतनी ही देख पाना। हमको क्या आदत है, क्या कंडीशनिंग है, प्रॉब्लम इतनी है, हम उसको फुटबॉल का ग्राउंड बना देंगे। इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है। कुछ अच्छा भी है, वो भी हम भूल जाएँगे। तो सहज होने का क्या मतलब है? सुजाता जी सारे पॉइंट पढ़िए। अब मेरे को एक चीज़ और समझ में आ गई। अब है ना मेरे को समझ में आ गया कि एक ट्रेडिशनल कोच बनने का क्या फ़ायदा? मतलब मैं अब चाहती हूँ मैं अपने सामने वाले लोगों को ऐसे पढ़ाऊँ कि वो पहली कक्षा के विद्यार्थी हैं। ठीक है? तो पहली कक्षा में क्या होता था? ए से अनार, फिर सारे बच्चे बोलेंगे ए से अनार।
तो मुझे लगता है मुझे लोगों को ऐसे ही सिखाना पड़ेगा कि जो मैं उनको क्लास में सिखा रही हूँ, वो बोलें, वो एक्सप्लेन करें और क्लास में रट्टा लगे। क्योंकि इतना तो मुझे 8 महीने में समझ में आ गया है कि मैं एक्चुअली शुरुआत में ना कॉलेज का प्रोफ़ेसर बनने की कोशिश कर रही थी। मुझे लग रहा था बच्चे तो अपनी 12वीं कक्षा करके आए हैं, तो ग्रेजुएशन में पढ़ाऊँगी एज़ अ प्रोफ़ेसर पढ़ लेंगे। लेकिन अब मुझे काम करते-करते समझ में आ रहा है कि मुझे खुद पहली कक्षा के टीचर और इनको पहली कक्षा का विद्यार्थी समझना पड़ेगा। टीचिंग मेथोडोलॉजी वही होनी चाहिए कि मैं अब इनसे बुलवाऊँगी, मैं इनसे अब लिखवाऊँगी और ये लोग कोरस में बोलेंगे, सारे इकट्ठे होके बोलेंगे। सहज महसूस करना ये होता है, क्योंकि वरना इनके भेजे में जाएगा नहीं। तो सुजाता जी, आप सारे पॉइंट बोलिए जो भी आपने लिखे हैं। बैकबेंचर वालों को ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, अभी तो सुनना पड़ेगा, अभी सुन लो नहीं तो मैम खड़े और बोलो। ठीक है, सुजाता जी सारे पॉइंट रिपीट करिए आप। सबका नंबर अपने विचारों हाँ, हाँ, हाँ। 1 से 8 पॉइंट लिखे हैं हम लोगों ने। हाँ, हाँ। तो पहला पॉइंट ये है, अपने विचारों से लड़ना नहीं, उन्हें देखना। वेरी गुड। सेकंड, अपनी फीलिंग्स को दबाना नहीं, उन्हें एक्सेप्ट करना। वेरी अपनी कमियों के कारण खुद को नीचा नहीं समझना। हर समय किसी और जैसा बनने की नहीं करना, कोशिश नहीं करना। खुद को साबित करने की मजबूरी से मुक्त करना। अपनी गलती से जीवन जीने की अनुमति खुद को देना। अकेले होने पर भी अपने साथ सहज महसूस करना। अपने गलतियों पर खुद को पनिश करने के बजाय उससे उससे सीखना। क्या बात है। रूपा जी, आप नहीं बोल सकते? आस-पास माहौल खराब है? ठीक है। ये बढ़िया बात है। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा और किसको पकड़ें? विद्या जी, आपका भी माहौल ठीक है, खराब है? किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक्सप्लेन करें आप मतलब बताएँ आप। सहज रहना क्या होता है? तो पहला पॉइंट जो है अपने विचारों से लड़ना नहीं उन्हें देखना। तो इसका मतलब ये होता है कि पहले अपने विचारों को परखो, उनको देखो। वो विचार कहाँ से पैदा हुए हैं और उनके पीछे का फीलिंग क्या है, उसको देखो और उसको समझने की कोशिश करो। तो उनके साथ लड़ो मत, उनके साथ मतलब भागो मत, उनसे दूर मत भागो, ये उसका मतलब है। अम दूसरा पॉइंट है फ़ील योर फीलिंग्स। अपनी भावनाओं को दबाए नहीं, उन्हें स्वीकार करना। तो इसका भी वही मतलब है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि जो भावनाएँ आती हैं, जो इमोशंस आते हैं, जो फीलिंग आती है, उनको स्वीकार करो कि ये मेरी है और उनके उनके साथ बैठ के उनके साथ वो प्रोसेस करना सीखो। उनके साथ उनके पास से भागो मत। तीसरा पॉइंट है अपनी कमियों के कारण स्वयं स्वयं को नीचा नहीं समझना। जहाँ तक मैं समझी हूँ अ, मुझे वो ये पता चला ये सुनते वक़्त कि अ, एवरीबॉडीज़ लाइफ इज़ डिफरेंट एंड बिकॉज़ वी कंपेयर आवरसेल्फ विथ अदर पर्सन्स लाइफ अ, हमको हमेशा हमारी कमियाँ दिखाई देगी और जितना हम उसके ऊपर फ़ोकस करेंगे उतना हम बैड फ़ील करेंगे। तो रादर दैन लाइक जब खुद को हम समझना चाहते हैं, खुद के पास सहेज होना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो खुद की कमी देखने से पहले खुद में क्या अच्छाई है वो देखो, उनके साथ सहज हो जाओ मतलब उनके साथ अ, आसानी कंफर्टेबल। से उनके साथ कंफर्टेबल प्राउड हो जाओ। और दूसरी पॉइंट एक मैंने उसी में लिखा लिखा व्हेन यू वर एक्सप्लेनिंग इट कि अ, जो कि एक फन फैक्ट था कि भाई दूसरों के लाइफ में क्यों देखना जब वो पे नहीं कर रहे। उतना टाइम और एनर्जी क्यों उनके ऊपर वेस्ट करना है रादर देन अगर कोई आता है सामने से तुम्हारे अगर इफ यूर कोच और मेंटोर और whoever you want to be like in that area देन उनको पे करवाने के लिए बोलो और बस आराम से देखते रहो उनके लाइफ में ना कोई बात नहीं। तो खुद की मैंने लिखा कि खुद की एनर्जी और खुद का टाइम ऐसे फ्रीली मत बांटो दूसरों की लाइफ में जब झांकते हो तो। चौथा पॉइंट है हर समय किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं करना। सो उसमें भी मुझे वही समझ में आता है, वही पॉइंट मैंने लिया है कि डोंट स्टडी अदर्स लाइफ फ्रीली अनलेस दे पे
द कॉस्ट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी। वो मुझे समझ में आया। स्वयं को साबित करने की मजबूरी से मुक्त होना। तो मुझे मालूम हुआ कि साइलेंस इज द बेस्ट आंसर फॉर योर योर प्रेजेंस। तो जस्ट बिकॉज यू आर प्रेजेंट एंड जस्ट बिकॉज यू वांट वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल, don't keep explaining yourself, over explaining yourself. Sometimes silence is the best answer for Yes. their whatever they are asking for you. और उसमें एक भी पॉइंट मैंने लिखा कि इट्स अ बेस्ट वे टू प्रूव योर वर्थ टू योरसेल्फ रादर देन प्रूविंग इट टू अदर्स। ये मैंने एक पॉइंट लिखा उसमें। उसके बाद का पॉइंट है अपनी गति से जीवन जीने की अनुमति स्वयं को दे देना। तो इसमें भी बहुत सारा वही ये आता है सारे लाइक अदर पॉइंट्स का कि एवरीबॉडीज लाइफ इज डिफरेंट एंड एवरीबॉडी इज गेटिंग रिवॉर्ड्स अवार्ड्स फ्रॉम वेर एवर दे हैव टू ऑन देयर ओन स्पेस एंड टाइम। तो उसमें एक है, मुझे जितना समझ में आया कि जब मैं खुद नीचे देख के चलूं तो मुझे मेरा पाथ दिखाई देगा और मैं कहाँ से कहाँ तक आई हूँ और कहाँ से कहाँ जा रही हूँ वो मुझे समझ में आएगा। तो इफ आई फोकस ऑन माय दैट पाथ, तो मुझे मेरी गति पता चल जाएगी और मैं खुद के गति से मेरी पाथ ये करूँगी, कंप्लीट करूँगी, रादर देन लुकिंग हियर एंड देयर एंड गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड एंड गोइंग नोवेयर। ये मुझे समझ में आया। फिर उसके बाद का पॉइंट है अ, अकेले होने पर भी अपना साथ सहज महसूस करना। इट इज़ लाइक जो मैंने लिखा है वो ऐसा लिखा है कि यू हैव कम अलोन, यू आर गोइंग बैक अलोन, सो नो प्रॉब्लम बीइंग अलोन विथ सेल्फ एंड अनसर्टेन इज ब्यूटीफुल, सेइंग इट विथ जॉय, एंजॉयमेंट, जॉय एंड एंथुसियाज्म विल मेक द डिफरेंस। ऐसा मैंने लिखा उसमें, व्हिच आई एम गोइंग टू ट्राई बिकॉज आई हैव नेवर ट्राइड दिस द सेंटेंस। और अपनी अपनी गलतियों पर स्वयं स्वयं को दंड देने की बजाय सीखना। It's rather than punishing yourself and self-sabotaging. I think it's um, looking into that जब हम सहज होते हैं खुद के साथ, खुद जाके एक आधा घंटा बैठ जाते हैं कि ओके मैंने ये एज़ अ फेल्योर देखा बट उसमें से मैंने सीखा क्या? तो हर एक फेल्योर और हर एक एक्सपीरियंस रादर देन फेल्योर आई वुड से, हर एक एक्सपीरियंस अपने आप में एक लर्निंग है, अपने आप में एक मूव ऑन करने की सीढ़ी है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड। आपको सुनते-सुनते मेरे को एक रुझान और पैदा हुआ मेरे मन में। जब आप है ना ये बोलते हो ना माय जर्नी, एक पोज़ेशन वाली फीलिंग आती है माय जर्नी, इट्स माय लाइफ़। आप बोल के देखिएगा कभी 50 बार, 60 बार, 100 बार, 70 बार माय जर्नी। एक 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 सेंस ऑफ ओनरशिप के साथ, इट्स माय जर्नी। जब आपको ये फ़ील होगा ना कि ये मेरी यात्रा है, ये मेरी जर्नी है, ये मेरा जीवन है, मैं इसकी आर्किटेक्ट हूँ, मैं इसकी ओनर हूँ, मैं वो सेंस ऑफ ओनरशिप लेती हूँ। आपको ऑटोमैटिकली आस-पास की 4 चीज़ों के साथ अटैचमेंट पैदा हो जाएगा, कि मेरी जर्नी है जब मुझे ही डिसाइड करनी है, मेरी जर्नी को जब मुझे ही चलना है, मुझे ही इसका आनंद लेना है, मुझे ही समस्याओं का सामना करना है। मैं मेरा घर हूँ अगर, इफ आई एम माई ओन होम, सो व्हाई आई एम बॉदर्ड अबाउट कि पड़ोसियों के घर में क्या हो रहा है? मुझे पता है ना मैं बाहर आंधी, तूफान, बारिश जो भी है, मैं मेरा घर हूँ। आई एम माई ओन होम। आप जितने भी लोग रहे हो ना यहाँ पे जितने भी लोग हो अभी सेशन में, मैं 1000% लिखित रूप से कह सकती हूँ, आपके भीतर का जो बच्चा है, वो कभी आँख मूंद के रिलैक्स होके किसी दूसरे इंसान पे रिलाय कर ही नहीं पाया। ना तो वो अपने पेरेंट्स के ऊपर रिलाय कर पाया कि मम्मी-पापा सँभाल लेंगे, ना वो अपने पार्टनर के ऊपर रिलाय कर पाया, ना वो दोस्तियों के ऊपर रिलाय कर पाया। उसके भीतर एक गहरा अकेलापन हमेशा से रहा कि जो करना है वो मुझे ही करना है और तो कोई है नहीं। दिस इज़ द कोर रियलिटी। आप कभी आपका आपका जो ये नर्वस सिस्टम है, कभी रिलैक्स ही नहीं रह पाया ये। हमेशा ये बहुत एंग्ज़ियस रहा। दिस इज़ द हाई टाइम। इसको रिलैक्स करना, इसको शांत करना और इसको ये बोलना, अपने भीतर के बच्चे को ये बोलना कि दुनिया अपनी ऐसी-तैसी कराए, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तेरे को जो करना है तू कर। वो खुद को वो सेंस ऑफ एश्योरेंस और वो रिलायबिलिटी वाला फैक्टर देना कि मैं खड़ी हूँ तेरे लिए।
तुझे ज़रूरत भी नहीं है किसी की। आई एम सॉरी कि तू एक ऐसी फैमिली में पैदा हुआ या हुई जहाँ पर तेरे को देखने के लिए ढंग के मम्मी-पापा नहीं थे, क्योंकि शायद उन्होंने अपना साइकोलॉजिकल वर्क पूरा नहीं किया था। शायद उन्होंने वो माहौल नहीं पैदा किया था कि तुम अपने भीतर प्यार कर पाओ। आई एम सॉरी कि तुमको शादी करके ऐसे माहौल में जाना पड़ा। आई एम सॉरी कि तेरे को उन लोगों के बीच रहना पड़ा जिन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं थी कि तुम किस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो। आप अपने आप से ही बात कर रहे हो और आप अपने आप को ये बोल रहे हो कि आई एम सॉरी, सॉरी मैं पहले अवेयर नहीं थी, बट नाउ आई एम कंप्लीटली फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए पूरी तरीके से हूँ। आई विल लिसन टू यू, आई विल टेक एक्शन फॉर यू। और मैं अब तू मेरी औलाद है, तू मेरा बच्चा है, अब मैं तुझे किसी डर में नहीं रहने दूंगी। दिस इज द रियल थिंग अबाउट रियल इनर चाइल्ड हीलिंग। अंदर के बच्चे को हील कर रहे हो कि भाई तेरे को डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं। वो रियल कॉन्वर्सेशन निकल के आ रही है। ठीक है, आज मैं समझ रही हूँ हमारी 206 हड्डियों में से हमारी 200 की 206 हड्डियां टूटी हुई हैं। मैं मानती हूँ, आज कॉन्फिडेंस नहीं है, आज चीजों को लेकर क्लैरिटी नहीं है, आज अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं खड़ी हूँ। गंदे समय को भी अच्छा बना लेंगे, मैं हूं। वो वाली कंस्ट्रक्टिव सेल्फ टॉक खुद को देना। और जब तक वो नहीं हो रहा है ना, आप कितना लोग आते हैं बड़े, मैंने तो इतने महीने मंत्र चैंट कर लिया, मैंने योग कर लिया, क्रिया कर ली, पता नहीं अलग-अलग फाउंडेशन के रिट्रीट रिट्रीट हब में चले गए, फलाने ढमकाना कर लिया। भाई तुमने कुछ भी किया हो, तुम्हारे भीतर पहले भी तालाब खुदा हुआ था, आज भी खुदा हुआ है। तुम कहीं पर भी हो या हो। मतलब तुम कुछ लोग अभी रिसेंटली सेशन हुआ, मैंने फलाने मतलब ऐसे-ऐसे साइकोलॉजिस्ट के नाम तो मुझे भी ना पता है। कह रहे फलाने साइकोलॉजिस्ट की वो किताब डाउनलोड करके पढ़ ली, धकड़े साइकोलॉजिस्ट की वो किताब, उसका केस स्टडी डाउनलोड करके पढ़ लिया। मैंने बोला बड़े ही दुःख की बात है, इतनी इतनी साइकोलॉजी की किताबें पढ़ने के बाद भी तुमको 2500 दे के मेरे सामने बैठना पड़ रहा है। ये तो बड़े दुःख की बात है भाई। ये तो होना चाहिए कि मैं 2500 दे के तुमसे कुछ सीखने के लिए आऊँ। ऐसा होना चाहिए ना, तुमने किताबें पढ़ी हैं तो। थ्योरेटिकल नॉलेज कांट हेल्प यू। तुम ऑथर्स के पास जाओ, तुम बाहर के गुरुओं के पास जाओ। इवन ये जो सेशंस हम करते हैं 20% है। मैं कभी क्लेम नहीं कर सकती कि 100% काम आपके ऊपर हो रहा है। चाहे मैं 1 टू 1 कर रही हूँ, चाहे मैं क्लासेस में काम कर रही हूँ, चाहे मैं चैनल पे कंटेंट डाल रही हूँ, दैट इज ओनली 20%। 80% आपका रोल है। अगर आप इस नॉलेज को पकड़ के अपने भीतर, ऐसे होता है ना, वो जंपिंग करते हैं ना, वो लोग रस्सी पकड़ के नीचे कूदते हैं। तो मैं तो रस्सी हूँ, कूदना तो आपको है। आपके भीतर वो करेज होना चाहिए कि रस्सी पकड़ के नीचे छलांग मारनी है और वो अनुभव लेना है। तो अगर आपके भीतर वो करेज नहीं है ना, कि रस्सी हमको मिल गई है और रस्सी पे विश्वास भी कर लिया है कि रस्सी मजबूत है, इवैल्यूएट कर लिया है, अब रस्सी को पकड़ के छलांग मारनी है। भाई देखो, छलांग मारने में डर तो लगता है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि नहीं लगेगा, लेकिन वो छलांग आपको ही मारनी है, 80% रोल आपका है। और जब तक आप अपना 80% काम नहीं कर रहे, मैं कितने भी टाइम तक वो 20% करती रहूँ, हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो हीरो हैं आप अपनी मूवी के खुद हैं। हमारा तो कोई रोल ही नहीं है, हम तो सिर्फ 20% पे हैं। और जब आप अपने ऊपर काम करने लग जाओगे रियलिटी में, तो हमारा रोल फिर 10% हो जाएगा, आपका 90% हो जाएगा। और फिर भी आप काम करते रहे तो हमारा रोल 5%, आपका 95। फिर भी आप काम करते रहे, एक समय आएगा 100% रोल आपका होगा, हमारी ज़रूरत ही नहीं होगी। और वो हमारी असली जीत होगी कि अब आपको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। कि हमने आपको सारी ज़िंदगी का ग्राहक बना लिया। ये तो फिर हमारी आइडियोलॉजी खराब है। हम लोगों को स्किल नहीं दे पा रहे रियलिटी में। कोई इंसान हमारे पास साल, डेढ़ साल, 2 साल रहे उतना हेल्दी है। लेकिन कोई इंसान 2 साल के बाद भी हमारे पास बैठा हुआ है, तो इसका मतलब फिर हम फुद्दू गुरु हैं। फिर हम अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पा रहे। ठीक है? फिर तो हम उनको बैसाखियाँ दे रहे हैं, हम उनको चलना नहीं सिखा रहे। ठीक है? सो दैट्स व्हाई रोल आपका 80% है। या तो अपने रोल को रिकॉग्नाइज़ कर लो, अपने ऊपर काम करो, और जो ढंग का इंसान होगा उसका पेन और पेपर रुकेगा नहीं। जो ढंग का इंसान है, जो सच में समझ पा रहा है कि अपने ऊपर कैसे काम करना है, उसका पेन, पेपर, चाहे यूट्यूब का उसको कंटेंट मिल रहा है चैनल से, चाहे उसको 1 टू 1 सेशन का मिल रहा है, चाहे उसको क्लासेस का मिल रहा है, चाहे वो अकेले-अकेले ही कुछ कर रहा है, चाहे उसके मन में ही फितूर आ गया कि यार मेरे को ना मेरे से अटैचमेंट पैदा करवानी है, तो मुझे 1000 बार बढ़िया-बढ़िया रेटिंग में लिखना है, माय जर्नी, माय जर्नी। मैं जब ट्यूशन पढ़ाती थी ना, तो 2-4 बच्चे थे मेरे पास। वो पता है क्या करते थे? कहते थे हमारे गाँव में जो सुनार है ना, जो ये गोल्डस्मिथ हैं,
ये लोग है ना कुछ धार्मिक किताबें दे रहे हैं फ्री में। उस धार्मिक किताब में पता है ऊपर क्या लिखा हुआ है? राम लिखा हुआ है। अब इन बच्चों को उस पूरी किताब में रेड पेन से राम 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 लिख के लेके जाना है, और जो बच्चा पूरी डायरी भर के लेके जाएगा ना उसको 10 रुपए मिलेंगे। ठीक है? ये ये कुछ स्कीम है गाँव के बच्चों की, मैंने उनको सुना, अच्छा ठीक है। अब वो लिख भी रहे हैं, लेकिन वो तो बस उस पर्सपेक्टिव से लिख रहे हैं कि 10 रुपए मिल जाएँगे। मैं चाहती हूँ ऐसा जुनून हमारे लोगों में हो कि वो जो थॉट उनको क्लिक कर रही है, जो कीवर्ड उनको क्लिक कर रहा है, या उनके भीतर से कुछ ऐसा निकल के आ रहा है जो वो खुद को बार-बार बोलना चाहते हैं। वो उनके मन में वो फितूर पैदा हो गया है। अब उन्होंने अपनी डायरी निकाल दी है। भई मुझे तो ये बात लिख के बड़ा सुकून मिलता है, या ये बात खुद को बता कर के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फितूर आ गया है, वो बंदा चाय कॉफ़ी लेके 3 घंटे से इसी यही लिखने में लगा हुआ है। भई उसका पर्सनल टाइम है। किसी बाहर वाले इंसान को वो पागल लग सकता है। लगने दो भाई, हमको हमारी छोरी का ब्याह इनके घर में थोड़ी करना है। ठीक है? लगते रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आपके भीतर रुझान पैदा नहीं होंगे, यानी मेरी प्रेज़ेंस की वज़ह से आपके भीतर में कोई उठा-पटक नहीं हो पा रही है, तो मतलब फिर मेरी प्रेज़ेंस आपके लिए काम नहीं कर रही है। और मेरी प्रेज़ेंस की वज़ह से अगर आपके भीतर चल रही है उठा-पटक, बॉर्डर मूवी चल रही है भीतर ही भीतर। ठीक है? तो इसका मतलब भाई भीतर कुछ हो रहा है, कोई घटना घटित हो रही है, कुछ कट रहा है, कुछ छँट रहा है, कुछ बँट रहा है, कहीं लहू-लुहान हो रहे हैं, कहीं कोई घाव भर रहा है, कुछ तो काम चल रहा है। जो शांति से क्लास अटेंड कर ले रहा है और शांति से जाके सो जा रहा है, भाई उसके 3000 खराब हो गए। ठीक है? और जिसके भीतर ये हलचल मची हुई है, तो भाई उसके 3000 उसके 3 लाख में कन्वर्ट हो रहे हैं। आज उसको नहीं समझ में आ रहा, कल आएगा, परसों आएगा, कुछ समय के बाद आएगा। कि ठीक है, ये एक्सपेंडिचर नहीं, ये इन्वेस्टमेंट था। खर्चा मतलब खर्चा हो गया, बदले में कुछ मिला नहीं। इन्वेस्टमेंट का मतलब आज पैसा लगाया है, तो कुछ टाइम के बाद संभावना है वो 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना होके मिलेगा, और अलग-अलग तरीके से मिलेगा। तो अब ये देखना है कि आपके लिए खर्चा था या इन्वेस्टमेंट था। ये अब आपको देखना है। ठीक है? अब एक काम करते हैं मिल